Hello everyone, welcome to Bioshiksha with Akhil. Today we will discuss about transpiration. Transpiration means loss of water by aerial parts of plant, that is known as transpiration. वाष्पोत्सर्जन means सजीव पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में त्यागना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए कर्टिस कहते हैं कि वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। मीन्स ट्रांसपिरेशन इज एन असेंशियल एवेल। जबकि स्टीवर्ड क्या कहते हैं? स्टीवर्ड कहते हैं वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई। मीन्स ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल एवेल। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन किन पौधों में मिलता है? सबसे कम वाष्पोत्सर्जन मिलता है वो मांसलोद्भिद पादपों में, यानी कि सक्यूलेंट प्लांट्स में। जबकि सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? मीसोफाइट्स में, यानी कि समोद्भिद पादपों में। किस में मिलता है? समोद्भिद पादपों में। हमने ऊपर पढ़ा है कि जल का वाष्प के रूप में त्यागना या जल का वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। लेकिन एक बाल्टी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसके लिए तो हम वाष्पन शब्द काम में लेते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है, उसे आप देख लें क्या है डिफरेंस। देखें, ये है ट्रांसपिरेशन और ये है इवेपोरेशन। अब आराम से सुनते जाएं। ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि ये एक भौतिक फिजिकल प्रोसेस है। ये जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है। ये किसके द्वारा होती है? जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है। और ये वाली किसके द्वारा होती है? सजीव और निर्जीव दोनों की सतहों से होती है। ये क्रिया दिन में होती है, वो भी कब? जब रंध्र खुले रहते हैं। और ये दिन और रात दोनों वक्त हो सकती है। इससे पौधे का ताप नियंत्रित होता है। इससे कोई नियंत्रित नहीं होता। ताप कोई नियंत्रित नहीं होता। यह पौधे की सतह को सूखने से बचाती है। कौन? वाष्पोत्सर्जन। पौधे की सतह को सूखने से बचाती है और सतह को नम बनाए रखती है। यह सतह को सुखा देती है। नेक्स्ट, यह क्रिया रसायन और खनिज अवशोषण से संबंधित होती है, जबकि ये क्रिया रसायन और खनिज अवशोषण से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ये तो किसकी बात कर ली हमने? वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन मीन्स ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने देख लिया। इसके बाद आता है टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। और पहला प्रकार जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन 3 से 10% तक होता है। मतलब कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन उपत्वचा के द्वारा होता है। उपत्वचा क्या होती है? पादप की पत्तियों पर, पादप के तने पर एक पतली मोम जैसी संरचना होती है, जिसे उपत्वचा या क्यूटिकल कहा जाता है। जैसा कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि ये मान लीजिए एपिडर्मिस है, तो उसके ऊपर ये किसको दिखाया जा रहा है? ये क्यूटिकल के स्तर को दिखाया जा रहा है। ये स्तर जितना मोटा होगा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र धंस जाएगा। स्टोमेटा यानी कि रंध्र धंस जाएगा। ऐसे स्टोमेटा को हम सुकेन स्टोमेटा या गर्तीय या सुकेन स्टोमेटा कहते हैं। ऐसी स्थिति में रंध्र के द्वारा होने वाला वाटर लॉस कम हो जाएगा। ये मोटा होगा तो ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि क्यूटिकल की मोटाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर क्यूटिकल की मोटाई अधिक होगी, क्यूटिकल क्या होगी? अधिक मोटी होगी, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। क्यूटिकल कम पतली होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मीन्स वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्र के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन 0.1% होता है। वातरंध्र क्या होते हैं? काष्ठीय पौधों के तनों और फलों की त्वचा पर वातरंध्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये है, वातरंध्र होते क्या हैं? मतलब वातरंध्र कहाँ मिलते हैं? आपने जब एनाटॉमी पढ़ी होगी, एनाटॉमी के भी वीडियोस बनाए जाएंगे, तब आप इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल स्टडी कर पाएंगे। लेकिन 11th क्लास में आपने फिर भी पढ़ रखी होगी, आपको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान होगा। तो जब द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? द्वितीयक ऊतकों के निर्माण को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। द्वितीयक ऊतक क्या होते हैं? द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम के निर्माण को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के बाद में क्या बनते हैं? वातरंध्र बनते हैं, लेंटिकल्स बनते हैं। और वातरंध्र गैस एक्सचेंज का भी कार्य करते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। इसलिए इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहेंगे हम? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद सबसे लास्ट वाला और सबसे ज़्यादा वाला कौन सा आता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। कौन आता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन।
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमेटा के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटल या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा, जो सबसे ज़्यादा होता है 50 से 97%। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात आती है फोलियर ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं। फोलियर ट्रांसपिरेशन मैं आपको बता दूं, फोलियर ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन प्लस क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, यानी कि उपत्वचा और रंध्रों के द्वारा होने वाले कुल वाष्पोत्सर्जन को फोलियर ट्रांसपिरेशन या पत्रक वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि पत्रक वाष्पोत्सर्जन से कई बार हम लिख देते हैं कि पत्ती के द्वारा होने वाला, बात तो सही है, लेकिन उसमें ऑप्शन में ये नहीं आएगा। ऑप्शन में आएगा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, दोनों को, स्टोमेटल को यानी कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कंबाइंडली नोन एज फोलियर या पत्रक वाष्पोत्सर्जन कहलाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो है रंध्र की संरचना। रंध्र क्या होता है, तो देखें, रंध्र की संरचना को हम इस टाइप से देख सकते हैं। ये रंध्र है, ये क्या है, रंध्र है। आराम से और बड़े गौर से देखें, ये मैं 11th में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है, क्योंकि ये बीच में आपको गुहा बंद दिखाई दे रही है, यानी कि स्टोमेटल पोर आपको बंद है और इसमें ओपन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको ओपन बोला गया है और इसे क्लोज बोला गया है। क्या है ये जो रंध्र होते हैं, ये पत्तियों की अधिचर्म पर सूक्ष्म दीर्घवृत्तीय छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं। ये छिद्र दो विशेष वृक्काकार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। वृक्काकार कोशिकाएं ये हैं। वृक्काकार कोशिकाओं का मतलब है इस तरह से, ये किडनी शेप आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वृक्काकार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है गार्ड सेल। क्या बोला जाता है, गार्ड सेल, यानी कि मैं इनको रक्षक कोशिकाएं भी बोल सकता हूँ, मैं इनको द्वार कोशिकाएं भी कह सकता हूँ। बात समझ में आ गई। इन रक्षक कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली, बाह्य भित्ति कौन सी, इस भित्ति की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये इस तरह से, ये बाह्य भित्ति क्या होती है, पतली होती है तथा प्रत्यास्थ होती है, जबकि आंतरिक भित्ति ये वाली, जबकि आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है। प्रत्येक रक्षक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, आपको दिखाई भी दे रहा है नीचे डायग्राम में भी, दोबारा से हम देख लेंगे क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। सघन कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है, सघन कोशिका द्रव्य होता है, और हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरित लवक मीन्स क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रंध्रीय जो सेल हैं, या मैं बोलूँ रंध्र के चारों ओर कुछ एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, अधिचर्मीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सहायक कोशिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं या गौण कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है। इसके बाहर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है, या गौण कोशिकाएं कहा जाता है, या सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। बात आती है पंडरंध्र पत्ती पर कहाँ मिलते हैं, क्या ऊपरी सतह पर मिलते हैं, निचली सतह पर मिलते हैं, दोनों पर मिलते हैं, दोनों पर नहीं मिलते। साहब नॉर्मली ये दोनों सतहों पर मिलते हैं। किस कब नहीं मिलते, कब मिलते हैं, कब ज़्यादा होते हैं, कब कम होते हैं, ये टाइप ऑफ स्टोमेटा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा में देख लेंगे हम, यानी कि रंध्रों के वितरण में देख लेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा किडनी के आकार के होते हैं। अभी ये भी हमने बना रखे हैं, वो किडनी के आकार के बना रखे हैं। लेकिन ग्रैमिनिकुल, कौन सा कुल, ग्रैमिनिकुल, ग्रैमिनिकुल, जिसे पोएसी कुल भी कहते हैं, जिसे अनाज कुल भी कहते हैं, तथा घास कुल के पादपों में रक्षक कोशिकाएं कैसी होती हैं, मतलब ये गार्ड सेल, इनकी बात कर रहे हैं, ये गार्ड सेल किडनी शेप ना होकर कैसी होती हैं, डंबल शेप होती हैं। कैसी होती हैं, डंबल शेप होती हैं, डंबलाकार आकृति की पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़, कोई पूछ ले आपसे कि द्वार कोशिकाओं में और अधिचर्मीय कोशिकाओं में डिफरेंस क्या है, तो साहब द्वार कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं, जिसके कारण ये अन्य अधिचर्मीय कोशिकाओं से क्या हो जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये आप देखें, मैंने बोला था डायग्राम में भी दिखा देंगे, क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, एपिडर्मल सेल आपको दिख रही है, गार्ड सेल आपको दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है। हमने बोला था आंतरिक, ये वैक्यूल है, रिक्तिका है, आंतरिक जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति ये वाली आंतरिक भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है, जबकि बाहरी भित्ति पतली होती है और प्रत्यास्थ होती है। ये तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। अब स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बाद हम आगे चलते हैं। तो आप बोलेंगे ये खुलेगा कब और ये बंद कब होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब इन सेल्स में पानी आ जाएगा, मीन्स जब ये द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी, तब रंध्र खुल जाएंगे।
जब द्वार कोशिकाएं शलत हो जाएंगी तब रंध्र बंद हो जाएंगे। इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। पत्ती की ऊपरी व निचली अधिचर्म पर निचली सतह अधिचर्म कहलाती है और दोनों अधिचर्मों के मध्य पर्ण मध्योतक पाया जाता है। पर्ण मध्योतक आपको लीफ के स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि पर्ण मध्योतक क्या होता है। वैसे आपको लीफ के स्ट्रक्चर में देखना है, लेकिन दिखा देता हूँ मैं क्या होता है। ये देखिए, ये एक लीफ की टीएस है, ये पर्ण मध्योतक है। पर्ण मध्योतक क्या होता है? मोस्टली डाइकोट में या डाइकोट लीव्स में दो प्रकार के कोशिकाओं में बटा हुआ रहता है। ये जो ऊपर वाली ये जो दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं पैलिसेड टिश्यू यानी कि खंभ ऊतक, और ये जो है इनको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू। बात समझ में आ गई? ये स्पंजी ऊतक हो गया, ये खंभ ऊतक हो गया। ये कंप्लीट दोनों क्या है? पर्ण मध्योतक है। तो द्विबीजपत्री पत्तियों में जो पर्ण मध्योतक होता है वो दो ऊतकों में या दो कोशिकाओं में बटा रहता है, जिसे पैलिसेड और स्पंजी कहा जाता है। जबकि मोस्टली जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखें और इसी के बारे में बार बार हम बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती की ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है, यानी कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इन पे रंध्रों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा यानी कि रंध्रों का वितरण कैसे होता है। पत्ती की ऊपरी और निचली सतह अधिचर्म कहलाती है। बिल्कुल हम जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं इसे। दोनों अधिचर्मों के मध्य पर्ण मध्योतक मेसोफिल टिश्यू पाया जाता है। अब ये भी मैंने आपको पत्ती की टीएस में दिखाया है। और द्विबीजपत्री पर्णों में पर्ण मध्योतक खंभ मृदुतक यानी कि पैलिसेड और स्पंजी यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू में विभेदित होता है या पैरेन्काइमा में विभेदित होता है। ये चीज़ मैंने आपको अब ये भी दिखाई है। मोस्टली मोनोकोट्स में ऐसा नहीं होता, उनका पर्ण मध्योतक केवल मात्र एक प्रकार की कोशिकाओं से ही बना होता है। तो देखिए रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर रंध्र के प्रकार कैसे होते हैं, कितने होते हैं, गौर से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी और एक ही चीज़ के कई नाम आएंगे। सबसे पहला है अधोरंध्री, जिसे मैं बोल सकता हूँ हाइपोस्टोमेटिक पर्ण, जबकि रंध्र को क्या बोल सकता हूँ? एप्पल टाइप या सेब प्रकार। जबकि मैं इसे और क्या बोल सकता हूँ? मलबरी टाइप। क्या बोल सकता हूँ? मलबरी टाइप यानी कि शहतूत प्रकार। अधोरंध्री का मतलब क्या हुआ? जिसमें रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पर हों उसे अधो बोलेंगे। अधो मतलब नीचे, केवल निचली सतह पर। किस में मिलेगा? सेब में मिलेगा, संतरा में मिलेगी, मोस्टली डाइकोट्स में मिलेगी। आप याद रखें ये चीज़। कितने नाम बता दिए मैंने आपको? अधोरंध्री, हाइपोस्टोमेटिक, एप्पल, सेब, सहतूत, मलबरी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट जो दूसरी की बात करते हैं वो आती है अधिरंध्री। वो अधो था तो नीचे था, ये अधि है तो ऊपरी अधिचर्म पर पाए जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? कुमुदनी प्रकार। इसे क्या बोलते हैं? कुमुदनी प्रकार। इसे क्या बोलते हैं? वाटर लिली टाइप। क्या बोलते हैं? वाटर लिली। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं? वाटर लिली टाइप। किस में मिलते हैं? केवल ऊपरी अधिचर्म पर। कहाँ कहाँ मिलते हैं? वाटर लिली और अन्य प्लावी पौधे। ये दो चीज़ याद रखें। तीसरा और अंतिम प्रकार एम्फिस्टोमेटिक, नाम से पता चल रहा है उभयरंध्री, यानी कि नीचे की सतह पर भी और ऊपर की सतह भी। जब पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं तो उसे उभयरंध्री बोलते हैं और दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। उदाहरण मक्का, जई, घास और मोस्टली मोनोकोट्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कई बार हम सुनते हैं कि साहब किसी पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र अधिक हैं और निचली पर कम है, निचली पर कम है। और किसी में हमने भी बोल दिया कि दोनों सतहों पर बराबर, तो उसको तो हमने बोल दिया एम्फिस्टोमेटिक या जई प्रकार। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपको एक दूसरा प्रकार कुछ जगह पढ़ने को मिल सकता है, वो होता है पोटैटो टाइप। इसे आप लिख लें, आलू प्रकार। जब रंध्र ऊपरी सतह की अपेक्षा, किसकी? ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली लोअर एपिडर्मिस में अधिक होते हैं तो ऐसी पर्ण को भी उभयरंध्री ही बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन हैं? इसके आते हैं मटर, आलू, मटर,
टमाटर और बैंगन। याद रहेगी बात। मतलब उभयरंध्री में मैंने आपको दो प्रकार पढ़ाए, एक जई प्रकार जिसे ओट टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OAT, ओट टाइप बोलते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया पोटैटो। इसमें तो दोनों ही सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है, लेकिन आलू प्रकार में निचली सतह पर, किस सतह पर, निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें, याद रहेगी बात। ठीक है सर, आगे चलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्या रंध्रों को बांटा जा सकता है? बिल्कुल, फोटो एक्टिव नाम से पता चल रहा है। जब ऐसे रंध्र जो प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? फोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव जो अंधकार या रात्रि में खुलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? स्कोटो एक्टिव। हाइड्रो एक्टिव नाम से पता चल रहे हैं, ऐसे रंध्र जो केवल नमी की उपस्थिति में खुलते हैं। तीनों आप, फोटो का मतलब लाइट, स्कोटो का मतलब अंधेरा, हाइड्रो का मतलब जल। तो ये फोटो प्रकाश की उपस्थिति में खुलेंगे, स्कोटो अंधकार में खुलेंगे, हाइड्रो जल या नमी की उपस्थिति में खुलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और रंध्रों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो रंध्र और भी कई प्रकारों में बांटे जाते हैं, जैसे एल्फा है, बार्ले टाइप है, इक्विसिटम प्रकार है। यानी कि इक्विसिटम, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता दूं, ये आप याद रखें इक्विसिटम, क्योंकि ये कहीं पूछा जा सकता है आपको। इक्विसिटम टाइप, ये इक्विसिटम प्रकार कौन सा था? इक्विसिटम प्रकार का मतलब होता है ऐसे रंध्र जो हमेशा खुले रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इक्विसिटम। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने बोला, आप ध्यान रखें, इक्विसिटम टाइप बोला जाता है। ठीक है, कुछ और बातें करें। जैसे हम बात करें कि रंध्रों की गति को कोई कारक प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्रकाश प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब हम इसके बेस पर प्रकार पढ़ सकते हैं तो ये प्रभावित क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मांसलोद्भिद, मरोद्भिद के अलावा जितने भी पादप होते हैं उनमें रंध्र प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं। मांसलोद्भिद क्यों बोला? सक्यूलेंट, सक्यूलेंट मतलब जैसे नागफनी है, मतलब ओपेंशिया है, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें रंध्र रात को खुलते हैं। और आपको ध्यान होगा, इनको कैम भी बोलेंगे हम, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये हम जब फिजियोलॉजी की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश कौन सा प्रभावित करता है? देखिए मैं आपको बता दूं, ब्लू और रेड कलर का प्रकाश रंध्रों को प्रभावित करता है। और इसमें भी आप याद रखें, नीला प्रकाश रंध्रों के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। यानी कि पहला तो हमने क्या बोल दिया कि रंध्रों की गति को प्रभावित कौन करता है? प्रकाश करता है। प्रकाश में भी कौन, मैंने सारी बातें कर ली हैं कि सब मांसलोद्भिद को छोड़कर बाकी सब प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं। नीला और लाल करता है, नीले और लाल में भी नीला ज़्यादा प्रभावी। दूसरी बात करूँ मैं ताप, टेम्परेचर की, ताप भी रंध्रों को प्रभावित करता है। तीसरी बात करूँ मैं, कौन सा कारक प्रभावित करेगा? CO2। रंध्रों की गति को कौन प्रभावित करता है? CO2। कम CO2 की सांद्रता पर रंध्र खुलते हैं, जबकि ज़्यादा पर नहीं खुलते। ये आप ध्यान रखने कि जब CO2 की सांद्रता कम होगी तो रंध्र खुल जाएंगे और जब अधिक होगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक आता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। यहाँ पर वृद्धि हार्मोन, दो हार्मोनों की बात करना चाहूँगा मैं, ये आगे भी आएंगे, ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में भी आ जाएंगे हार्मोन। CO2 भी आ जाएगा, ताप भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली आप रंध्रों की गति में भी इसे याद रखें। दो हार्मोनों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसमें एक तो पढ़ेंगे ABA, एब्सिसिक एसिड, और एक पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। ये कौन सा पढ़ेंगे? साइटोकाइनिन। ABA में अच्छी तरह पता है, ये वृद्धि निरोधक है, तो रंध्रों को बंद करने के लिए तो ABA काम आएगा। और साइटोकाइनिन क्या करता है? रंध्रों को खोलने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि रंध्रों को गति में ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, इसको हम स्टोमेटल मूवमेंट में भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज यहीं पर हम देते हैं इस अध्याय को विदाई। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। और साथ ही लाइक के बटन को दबाकर वीडियो को लाइक भी कीजिए।